गुड मॉर्निंग। बैठो भाई, बैठो बैठो, बैठिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत ही अच्छा। खराब? क्यों? क्या फॉर्म भर रहे होगा तुम? क्या है उसमें? खाना कैसा है? खाना एलन वाले थोड़ी ना खिला रहे हैं। कचौरी कैसी मिलती है? क्या लिखा उसमें? कचौरी कैसी है? बेकार है कचौरी। और किसका फीडबैक पूछा? बैग, यूनिफॉर्म, इसका क्या है फीडबैक? बैग भी खराब है और यूनिफॉर्म भी खराब है, मास्टर भी खराब है, हैं? टीचर का नहीं है उसमें? अच्छा, टीचर का तो अलग से आता है। तो अच्छा है कुछ की नहीं है? कुछ भी अच्छा नहीं है? मतलब आज अगर वापस जाने का मौका मिले पहली ट्रेन से तुरंत निकल लोगे तुम? हैं? हद है मतलब। जो जो यहाँ जैसा मिल रहा है आगे अब मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं मिलेगा। जैसा अभी चल रहा है इसका इंटू 1/10 कर लीजिए, वो मिलेगा आगे सब। न हॉस्टल इतने अच्छे मिलेंगे कहीं, न खाना इतना अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलता है कॉलेज के हॉस्टलों में? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कॉलेज के हॉस्टल में कभी अच्छा खाना थोड़ी ना मिलता है। उन कॉलेजों में जिनमें आप जाने के सपने देखते हो इसलिए थोड़ी ना देखे जाते हैं कि बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। वो आधे कॉलेजों की बिल्डिंग ऐसी है कि अभी छत पे ईंट गिरे सर पे आगे। आधे कॉलेज इतने पुराने हैं जिनके नाम चल रहे हैं कि वो बिल्डिंग अब गिरी तब गिरी वाला काम है। इंफ्रा की वजह से थोड़ी ना जा रहे हो वहां। तो खाने वाने के भूल जाओ बातें। खाना वाना तो कुछ भी नहीं मिलेगा ढंग का। दो ही दाल होती है दुनिया में, काली दाल पीली दाल। वहां जाके ये थोड़ी ना पता चलता है भले ये पीली वाली कौन सी है, ये अरहर वाली पीली है कि मूंग वाली पीली है। पीली है भैया, खा ले चुपचाप। और क्या? लो, क्वेश्चन हो गया है लास्ट वाला। तुम्हारे तो ये स्विगी जोमेटो अगर बंद हो जाए ना तुम सरवाइव ही नहीं कर पाओगे कॉलेज में। तुम में ऐसे एडवेंचर करने की भी आदत नहीं है कि सर्दियों में शादियों के सीजन आया तो सज धज के शादी में चले गए। हमारा तो उसी से गुजारा चलता था। और देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन में दो पार्ट्स डिस्कस हुए थे, नहीं हुए थे मतलब क्वेश्चन में पूछे गए थे। CaCO3 CaO और CO2 में टूट रहा था और आपको इसके 1 मोल दिए हुए हैं। अगर आप इसे 1-x लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बस आपको इसको किसी स्टेप में कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनाना है। तो प्रेफरेबली आप उसको लिख के काट देते हैं या वहां डैश छुटे रह जाए तो भी चलेगा। ऐसे ये वाला सॉलिड वाला भी एक्स आपके काम में नहीं आना है। अब क्वेश्चन में दिया आया है आपको Kp 0.5 ATM। अगर इस रिएक्शन का Kp लिखते तो सॉलिड के नाम तो आते नहीं उसमें,
यानी केपी की जो वैल्यू है वो बेसिकली CO2 का प्रेशर है, आप इसे CO2 का प्रेशर है ऐसा बोल सकते हैं। अब आपके दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका रास्ता एक्स के थ्रू जाता है। अगर एक्स ढूंढ लिया तो आप अल्फा भी निकाल सकते हैं परसेंटेज में, और कितने मोल बचे हैं एसिड के वो भी 1 माइनस समथिंग से आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप केपी पे ही बैठे रहोगे तो आप एक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पार्शियल प्रेशर में डाल्टन्स लॉ लिखोगे भी तो पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन लिखने की आदत है। तो पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन में तो एक्स अकेला ही है, ऊपर भी एक्स ही लिखने में आएगा, नीचे भी एक्स ही लिखने में आएगा, तो केपी के फॉर्मूले में एक्स क्रिएट नहीं होगा। तो दो तरीके हैं एक्स लाने के, या तो आप केपी इक्वल टू के सी इंटू आर टी पार डेल्टा एन जी लगा दो, और या फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो ऑन CO2 गैस। इनमें से किसी भी तरीके से आप एक्स तक पहुंच जाओगे। सपोज मैं ये वाले तरीके से चल रहा हूं तो प्रेशर ऑफ CO2 ये केपी वाली वैल्यू ही है, वॉल्यूम 10 लीटर था, एन के नाम पे ये एक्स ढूंढना है और आर इंटू 300 को 25 मानना है। तो यहां से आप एक्स आराम से निकाल लेंगे और ये 5/25 1/5 या 0.2 आ जाएगा। अल्फा निकालने में x/1 सेम ही आंसर आ जाएगा और इसको इंटू 100 20% डिसोसिएशन बोल पाएंगे। और CaCO3 रिमेनिंग उसको 1 माइनस एक्स में ये एक्सपुट कर दें 0.8 मोल्स। सेम बात मैं CaO कितना बना ये पूछूं तो भी वो एक्स आप यहां भी पुट कर सकते हैं, मोल्स फॉर्म्ड, मास ऑब्टेन्ड, ये सब निकाला जा सकता है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई सॉलिड कंपोनेंट होता है तो आपसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, या आप ये बोल दो कि सॉलिड में तो कम क्यों होगा, सॉलिड में ही तो आपने कहा था कांस्टेंट रहता है। एज अ रिएक्टेंट वो सॉलिड कंज्यूम या फॉर्म जरूर हो रहे होंगे, लेकिन वो उस यूनिट में कांस्टेंट बोले जा रहे हैं जो आपके केपीकेसी का पार्ट है। प्रेशर में या एक्टिव मास में 1 आप उन्हें लिख रहे थे, कोई ग्राम में पूछेगा तो आप CaCO3 ग्राम में पहले से कम हो रहा होगा ऐसा बोलेंगे, CaO भी पहले 0 है तो बाद में उसका मास इंक्रीज हुआ होगा ऐसा बोलेंगे। इस फॉर्मूले से भी सेम मैथ्स आ जाएगी। केपी की जगह क्या रखेंगे 0.5, जो प्रेशर ऑफ CO2 है वही केपी है। केसी में लिखने में आएगा CO2 की कंसंट्रेशन, तो x/10 वो लिखने में आएगा। सॉल्व करेंगे तो सेम मैथ्स आगे जाके बन जाएगी। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ट्रिक नहीं है, कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, बस लकीली सेक्शन बी में आया था तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने किया नहीं था। क्या अप्रोच है क्वेश्चन की, निकालना तो अल्फा है। कल आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया था 2HI gives H2 plus I2, KC दिया था
अल्फा ही पूछा था, ये डिजाइन भी तो वही है, 2hi की जगह 2no n2+o2, तो इसका केसी का फॉर्मूला वही बनेगा जो 2hi वाले का बना था, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। सॉल्व करने में वैसे ही केसी आएगा, बट उस क्वेश्चन में केसी ऑलरेडी दिया आया था, तो आपको केवल स्क्वायर रूट लेके तुरंत अल्फा मिल जा रहा था। यहां पहले इन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को केसी में पुट करके केसी का नंबर निकालना है, फिर केसी और अल्फा में फॉर्मूला बन के आप अल्फा निकालते, और अनफॉर्चुनेटली जो केसी यहां से बन के आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आएगा, तो स्क्वायर रूट वगैरह लेने में भी टाइम आपको काफी लगता। तो ये अप्रोच है बेसिकली इस क्वेश्चन की। केसी लिखेंगे तो n2 इंटू O2 अपॉन NO स्क्वायर, ये सारे नंबर इसमें पुट होते हैं, 3 इंटू 4.2, 10 पावर एक साथ लिख दी मैंने दोनों की, -6, नीचे 2.8 स्क्वायर और 10 पावर -3 का स्क्वायर भी 10 पावर -6 में आएगा। अल्टीमेटली ये नंबर सॉल्व होके केसी 1.6 आएगा यहाँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 16 आ जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता, 1.6 आएगा ही, और ये केसी इज इक्वल टू 1.6। जब आप अल्फा के टर्म्स में डिराइव करेंगे तो मैं ये डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, पीछे के क्वेश्चन में आप ये कर चुके हैं इसलिए दोबारा डिराइव नहीं कर रहे। जो 2hi गिव्स H2 प्लस I2 के लिए आया था वैसा ही केसी ये आएगा। देन ये दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया जाएगा, रूट ऑफ 1.6 लगभग 1.26 आएगी, उधर से स्क्वायर हट जाएंगे, आफ्टर सॉल्विंग ये अल्फा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई ऐसा ट्रिक नहीं थी, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन था बस। पहले आपको कंसंट्रेशन से केसी निकालना है, अपने आप में वही एक अलग क्वेश्चन है कि तीनों की कंसंट्रेशन पुट करके आप केसी ही पूछ लेते, बट केसी पे यहां रुकना नहीं था, पहले केसी का नंबर निकलता और वो अल्फा वाले फॉर्मूले के साथ इक्वेट करके फिर अल्फा निकालना था। फिजिकल के हिसाब से तो बढ़िया ही आया था पेपर, पता नहीं 720 कैसे आ रहे थे लोग। फिजिकल वालों ने तो एनालिसिस मॉडरेट टू डिफिकल्टी लिख के भेजा था इस बार, जब पेपर के आंसर की वगैरह बनती है ना तो उसका एनालिसिस करवाया जाता है, तो फिजिकल वाले टीचर्स का एनालिसिस था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, स्लाइटली टफ देन प्रीवियस ईयर, और फिर नंबर आए तो लूट मच गई एकदम। छठे हाँ, ये जला दो एकदम, रॉक कॉन्सर्ट कर दो एकदम। जो भी मैं और चलाओ भैया, फीडबैक में बोल रहे हैं जनरेटर जल्दी नहीं चलता है।
नेक्स्ट आर्टिकल, रिएक्शन कोशेंट नाम का एक पैरामीटर है, कैपिटल क्यू। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में भी जब केएसपी आर्टिकल पढ़ेंगे वहां पे भी यूज में आएगा, और क्यू और केएसपी कंपेयर होके प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट, ऐसे वाले क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए। क्यू एक बहुत सिंपल सीधा सा आर्टिकल है। किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए क्यू का एक्सप्रेशन लिखना इज कॉपी ऑफ के का एक्सप्रेशन लिखना। जैसे आप उस रिएक्शन का केपी केसी लिखते वैसे ही आपको क्यू लिखना है। तो पार्शियल प्रेशर फॉर्म में वो आइडेंटिकल टू केपी वाला एक्सप्रेशन दिखता है, कंसंट्रेशन में भी वो आइडेंटिकल टू केसी वाला दिखेगा। अगर ये सब गैसेस थे तो सबका नाम आ रहा है, हेट्रोजीनियस होते तो कोई केपी केसी में आप नहीं लिख रहे होते तो क्यू में भी नहीं लिखेंगे उसको। यानी कि दिखने में क्यू का फॉर्मूला केपी केसी से सिमिलर ही है। तो फर्स्ट बात यही बनती है कि फिर डिफरेंस है कि नहीं है। तो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस एक खास समय पे ही जाके खत्म होगा, बाकी सब जगह आप इसे डिफरेंट ही बोलेंगे। फंडा ये है कि आपने अपने हर क्वेश्चन में ये वाला काम किया है। जीरो पे क्या कितना चल रहा है, एट इक्विलिब्रियम कितना चल रहा है। टाइम के हिसाब से मान लीजिए किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम 10 मिनट बाद आना है, तो आपने अपने क्वेश्चन में तो ऐसा ही लिखा होगा, एट 0 एट 10 जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इतना इतना। लैब में जब आप रहे होंगे तो रिएक्शन जब t बराबर 0 पे चालू करी तब तो पता था आपको कि इसके 5 मोल है, इसके 2 है, इसके 3 है। लेकिन आपको t बराबर 0 पे ये थोड़ी ना पता था कि 10 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आना है। तो आपने लॉजिकली क्या किया होगा, हर थोड़ी थोड़ी देर पे रीडिंग नोट करी होगी, और जब तक वो रीडिंग चेंज होती रही होंगी आपको समझ में आ रहा होगा अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। और जिस टाइम के बाद से रीडिंग कांस्टेंट आने लगी होंगी वहां से समझ में आ गया होगा कि ये इक्विलिब्रियम आ चुका है, राइट। भाई अगर कोई रिएक्शन ऐसी लिखी है ए रिवर्सिबल बी, और मैंने कहा इसके शुरू में 5 मोल थे तब इसके 0 थे, फिर हर 1 मिनट पे मैं सपोज रीडिंग मेजर कर रहा हूं। अगर 1 मिनट बाद मुझे इसके 4.5 इसके 0.5 दिख रहे हैं, 2 मिनट बाद इसके 4 इसके 1 दिख रहे हैं, 3 मिनट बाद इसके 3.5 इसके 1.5 दिख रहे हैं, ऐसा 4 मिनट तक मुझे दिखा। और उसके बाद जब मैंने 5 मिनट्स पे देखा तो भी 3 2 आ रहा था, 6 मिनट पे देखा तो भी 3 2 आ रहा था। तो मेरा सेंस यही आएगा ना कि यहां से मेरा इक्विलिब्रियम आ गया है। तो क्यों आपको बेसिकली जो आपने बहुत सारी रीडिंग बिफोर इक्विलिब्रियम भी निकाली हुई है, वो कह रहा है कि इनको रिसाइकल कर सकते हो आप, ये कूड़े में फेंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका के तो यहां से डिफाइन हुआ। उसने कहा ऑलरेडी जो आपके पास और सेट ऑफ रीडिंग्स थे वो भी काम के हैं, उनको भी रख लो। अब ये वाली रीडिंग लेके के में जाऊंगा तो के तो मना कर देगा, के बोलेगा केपी केसी तो एट अ पर्टिकुलर टाइम ही डिफाइन होते हैं, उस समय की रीडिंग लाओगे तभी केपी केसी में पुट होना अलाउड है। तो ये सब रीडिंग के में पुट नहीं हो सकती थी। क्यों ने बोला अपने में सब अलाउड है, कुछ भी आके पुट कर दो आप। तो आपने इसमें टी बराबर 0 का डेटा रखा, क्यू एट टाइम 0 आ जाएगा। 1 मिनट बाद का डेटा रखा, क्यू एट टाइम 1 आ जाएगा। 2 मिनट बाद का डेटा रखा, क्यू एट टाइम 2 आ जाएगा। तो क्यू बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। क्यू कैन हैव इनफाइनाइट डिफरेंट वैल्यूज। जितने टाइम के स्मॉल इंटरवल पे आप एक एक सेकंड के अंतर पे रीडिंग नापते रहो तो हर सेकंड का अलग क्यू आता जाएगा। अब पर्पस ये है कि सर 10-10 क्यू निकाल के करेंगे क्या, इसमें बार बार क्यू पुट करते रहोगे, हर टाइम का डेटा इसमें पुट करना अलाउड है, तो करें क्या उसका। तो क्वेश्चन में क्यू का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, और वो काम ये है कि आपको क्वेश्चन वाला यहां तक नहीं पहुंचाए और आपको एक सेट ऑफ डेटा दे और क्वेश्चन की भाषा हो एट अ सर्टेन टाइम। और उस भाषा में एट अ सर्टेन टाइम का मतलब इक्विलिब्रियम है या नहीं है अभी पता नहीं है, किसी समय पर ए और बी इतने पाए गए, किसी समय पर गॉड नोस कौन सा समय, तो वो रैंडमली किसी भी टाइम के डेटा देगा। और फिर आपके ऑप्शन में क्या लिखा होगा, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और आपने को ऑप्शन गेस करना है। तो क्यू कैसे गेस कराने में हेल्प करेगा, अगर मेरा किसी फॉर्मूले से क्यू का नंबर 5 आया और मैं आपको ये वाले सेट ऑफ डेटा नहीं दे रहा, लेकिन मैंने सीधे पका पकाया केपी या केसी आपको दे दिया, तो अगर मेरा के भी 5 ही है तो इसका मतलब है एट अ सर्टेन टाइम बोल के बस हवा बनाया गया था, एक्चुअल में वो टाइम इक्विलिब्रियम ही था, क्योंकि तभी क्यू और के सेम आ सकते हैं।
शक्ल से दोनों के फॉर्मूले सेम है, तो नंबर में दोनों तभी तो सेम आएंगे जब दोनों में सेम ही वैल्यू पुट हुई होगी। तो Q इक्वल टू के आने का मतलब है आपकी गाड़ी इक्विलिब्रियम स्टेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है, यू आर ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। और रिवर्सिबल रिएक्शन में दो ही कहानी होती है, या तो इक्विलिब्रियम आ चुका है या इक्विलिब्रियम आने की कोशिश चल रही है। तो अगर आपका Q 5 है और K इसके बराबर नहीं है, तो फिर या तो इससे ज्यादा रहा होगा, इससे कम रहा होगा, वो आपको डायरेक्शन गेस करा देगा। मैंने कहा मेरे को तो K दिया हुआ है 10, मेरे को तो K दिया हुआ है 10, इसका मतलब है आपकी रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, यू आर अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम। मैंने कहा मेरा तो K दिया है 3, तो भी आपको बोलना है रिएक्शन इज अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम। और पीछे एक थ्योरी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, किधर की तरफ से भी आ सकता था। तो Q लेस है या ग्रेटर देन K विल डिसाइड आप कौन सी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर मेरा Q है 5 और K है 10, मुझे इक्विलिब्रियम पे जाके शांति मिलनी है जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मैथ्स कहता है ये दोनों बराबर होने के दो तरीके हैं, या तो 10 को पकड़ के 5 ले आओ, या 5 को बढ़ा के 10 कर दो। 10 वाला 5 नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको तो फिक्स रहना है। तो K के बराबर पहुंचने के लिए Q हैज टू इंक्रीज। ये रहा जवाब। आपके फॉर्मूले में Q बढ़ने का तरीका एक ही है कि आप और फॉरवर्ड जाएं, ताकि न्यूमरेटर वाले C तो बढ़ें और आगे जाने पे A और B खर्च होने की वजह से कम हो, A और B कम हो रहे हो, C बढ़ रहा हो, तो Q विल इंक्रीज। तो Q लेस देन के आने का मतलब होता है रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब मैं ऐसा बोलता हूं कि Q लेस देन के मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें एक वर्ड हिडन है, नेट। क्योंकि अगर आपने बोला कि सर इसका मतलब क्या समझे Q लेस देन के फॉरवर्ड, मतलब इस समय बैकवर्ड नहीं जा रहे क्या? बैकवर्ड तो जा ही रहे, रिवर्सिबल रिएक्शन तो हर समय पे दोनों डायरेक्शन में जा रही है, पर आपको RF ग्रेटर देन RB चल रहा होगा उस समय पे, तो आपकी रिएक्शन दोनों दिशा में चल रही है, बट फॉरवर्ड वाली का रेट ज्यादा है, नेट मूवमेंट आपको फॉरवर्ड दिख रहा होगा। सिमिलरली मैंने कहा Q 5 है पर K 3 है, अल्टीमेटली इन्हें बराबर होना है। क्या क्या हो सकता है, 3 5 हो जाए या 5 3 हो जाए, वो नहीं चेंज होगा। तो आपको 5 वाले को 3 लाना है, और 5 वाले को 3 लाना है, तो जब ये बैकवर्ड जाएगी तो C कम होंगे, A और B बढ़ेगा, Q विल डिक्रीज। कब तक होगा डिक्रीज? कब तक होगा डिक्रीज? जब तक फाइनली वो K के बराबर नहीं आ जाए। दी एंड कहां पे होना है? इक्विलिब्रियम के इक्वल आ जाना। Q इक्वल टू K पे रिएक्शन विल स्टेबलाइज, उसके बाद फर्दर चेंजेस नहीं होंगे। तो जब Q ग्रेटर K और मैं लिखूंगा रिएक्शन इज मूविंग बैकवर्ड, अगेन उसका एक्चुअल मतलब क्या है? दोनों डायरेक्शन में चल रही है, पर बैकवर्ड रेट ज्यादा चल रहा होगा, इसलिए आप फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन इक्विलिब्रियम अप्रोच कर रहे हो, ऐसा मान रहे होगे। क्लियर? फॉर्मूले लिख चुके हैं? लिखिएगा, पैराग्राफ फॉर्म में आगे कंटिन्यू है। एक्सप्रेशन ऑफ Q, expression of Q is similar to, expression of Q is similar to Kp and Kc. Expression of Q is similar to Kp and Kc. However, they are conceptually different. Expression of Q is similar to Kp and Kc. However, they are conceptually different. टेबल फॉर्म में दोनों के बीच में दो दो अंतर लिख दे रहे हैं, एक साइड पे Q नाम लिख दीजिए, एक साइड पे K इक्विलिब्रियम। ये है पहला अंतर, Q इज डिफाइंड एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। हर टाइम के Q निकाले जा सकते हैं। Q एट इक्विलिब्रियम में भी निकल सकता है और इनिशियल या इक्विलिब्रियम के बीच के किसी भी टाइम पे निकल सकता है। बट Kp Kc एक पर्टिकुलर टाइम पे ही डिफाइंड है, और वो टाइम वही है जब इक्विलिब्रियम आ चुका हो।
अलग अलग समय पे अलग अलग सेट ऑफ डेटा क्यू में पुट होंगे तो क्यू कैन हैव मेनी डिफरेंट वैल्यूज, जबकि केपी या केसी एक फिक्स वैल्यू ही दिखाएगा, ये मानते हुए कि आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। एक फिक्स टेम्परेचर पे केपी केसी विल बी वन फिक्स वैल्यू। एक ही यूज है क्यू का, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन एट एनी गिवन यूज ऑफ क्यू या एप्लीकेशन ऑफ क्यू है, यूज टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट गिवन इंस्टेंट। अगर क्यू एक के की वैल्यू से कम आ रहा है तो इक्विलिब्रियम की तरफ आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से जा रहे हैं। सेंटेंस ये पूरा लिखा आना जरूरी नहीं है, किसी न्यूमेरिकल में क्यू लेस देन के आया, वहां रिएक्शन इज मूविंग फॉरवर्ड, इतना भी लिखा होगा तो आप उसको टिक कर देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन प्रेशर्स देके भी पूछा जा सकता है, तब आपको क्यू पी निकालना होगा और कंपेयर करने के लिए के भी के पी वाला दिया होगा।
क्योंकि यहाँ केसी दिया है इसीलिए कंसंट्रेशन दी है। आप क्यू इन कंसंट्रेशन फॉर्मूला वही लिखोगे जैसा केसी का लिखना है। तो क्यू लिखने का तरीका बी इंटू सी बाई स्क्वायर, इस रिएक्शन के लिए ये बनता। और तीनों की कंसंट्रेशन आपको सेम ही दी गई है, ये वैल्यूज आप तो समझ में आ रहा है अपने को कि अगर ए बी सी तीनों बराबर ही हैं तो ये सब कट पिट के 1 आ जाना है। और ये 1 बड़ा है 10⁻³ ऑर्डर वाले के से, क्योंकि Q ग्रेटर देन के है, रिएक्शन बैकवर्ड मूविंग है ऐसा बोला जाएगा। तो ये सिंपल सीधा सा आर्टिकल है, कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है क्यू का, एक ही ये फिक्स पर्पजेस से सॉल्व होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू का काम ले भी सकते हैं और हमें इस क्वेश्चन में क्यू याद नहीं आए तो भी हो जाएगा। दोनों मेथड है, यूजिंग क्यू वाला भी, डायरेक्टली करने वाला भी। अगर मैं जस्ट क्यू पढ़ के चुका हूं और मैंने एक क्वेश्चन दिया और मैं चाह रहा हूं यहां क्यू यूज हो, तो आप इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह से क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे। और क्यू की डेफिनेशन में बोला गया हर समय पे निकल सकता है, तो t बराबर 0 का डेटा भी क्यू में पुट तो हो ही सकता है। आपने इस रिएक्शन के लिए C इंटू डी अपॉन A इंटू बी लिखा होता, और 1 1 नीचे भी 2 बार 1 1 क्यू 1 आ जाता, और वो पिछले बार की तरह 0.25 से बड़ा है, रिएक्शन इज मूविंग बैकवर्ड। तो अगर मैंने क्यू निकाला होता और मुझे समझ में आ जाता बैकवर्ड, तो मैं क्वेश्चन की कहानी शुरुआत से ही बैकवर्ड के अकॉर्डिंग लिखूंगा। क्या है वो, बैकवर्ड जा रहे हैं अगर, तो क्योंकि अगर ऐसी लिखी आई तो आप इक्वेशन बनाते तो यहाँ 1 - x लिख रहे होते और यहाँ 1 + x लिख रहे होते। अब जब क्यों आपको ये कह रहा है कि आप गए पीछे हो, तो फिर इनको 1 - लिखना है, इनको 1 + लिखना है, उसके हिसाब से सॉल्विंग होती। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो सर मैं रिएक्शन ही पलट के लिख दूं फिर, और पलट के लिख दूं तो इनको 1 - लिख पाऊंगा और इनको 1 + लिख पाऊंगा, चलेगा। लेकिन अगर पलट के लिखी तो फिर एक और भी काम याद आना चाहिए कि अगर रिएक्शन पलट दी है तो k का 1/k हो जाएगा, तो आपका सही x आता, मैं एक तरीका तो ये दिखा रहा हूं कि मैंने q निकाल दिया, c इंटू डी बाई इंटू बी, मेरे q की वैल्यू आई 1, क्योंकि q ग्रेटर k है, हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तो मैंने रिएक्शन को रिवर्स करके लिख लिया, C + D A + B, और K डैश 1/0.25 से 4 यूज करूंगा, तो ये 1 1 1 1। अब ये C और D बैकवर्ड जाने पे कम होते, तो इनमें 1 - x लिखा और वो बढ़ के 1 + x आ रहे होते। आप सॉल्व करेंगे, ऊपर 1 + x का होल स्क्वायर, नीचे 1 - x का होल स्क्वायर, 4 आएगा। स्क्वायर रूट लेने के बाद
1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 2 आएगा। यहां से सॉल्विंग करी x के लिए और x 1/3 आ गया। इसको a वाले खाने में रख देंगे तो a वाली वैल्यू ये थी। बैकवर्ड जाने की वजह से a पहले से ज्यादा आना चाहिए तो a एट इक्विलिब्रियम 1 प्लस एक्स 4/3 मोलर पे आंसर खत्म हो जाता। यह है एक तरीका। दूसरा तरीका है, मैं ये क्वेश्चन वहीं शुरू में ही करा चुका होता आपको और तब तक मैंने क्यों पढ़ाया भी नहीं होता। दूसरा तरीका भी है जिसमें मुझे क्यों याद नहीं आया तो भी हो जाएगा। और लकीली आप कुछ भी गलत सलत भी करते रहोगे तो इसमें आंसर सही पे ही पहुंच जाओगे। आपको याद ही नहीं आया कि बैकवर्ड जाना है तो आप नॉर्मल ये तो कर ही रहे होते बाकी क्वेश्चनों की तरह कि सर हम तो जैसा लिखा है वैसे चलते रहे। यहां 1 माइनस एक्स लिख लिए, यहां 1 प्लस एक्स लिख लिए। तो मैं दूसरे तरीके से दिखा रहा हूं। आपने रिएक्शन में कुछ भी नहीं किया और सी के सी वाली वैल्यू है 0.25 जो ओरिजिनली दी आई थी। 1 ओरिजिनली दिए आए थे और हमने ये नहीं चेक किया कि बैकवर्ड जा रहे हैं, हमने तो इसे 1 माइनस एक्स और इसे 1 प्लस एक्स लिख दिया। सॉल्व करा, के सी बराबर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 0.25 यानी 1/4 है। जब आप अब स्क्वायर रूट लेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा हाफ और अब सॉल्व करेंगे तो एक्स आएगा -1/3। एक्स आएगा -1/3। आप सोचिए आपने क्यू वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ रखा, आप यही नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हर बार एक्स निकालते आए हैं निकालते, तो आपको इस जगह पे आके हल्का सा दिमाग की बत्ती जलानी है क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन में आप खर्च होने वाले मोल्स को एक्स दिखा रहे हो तो एक्स माइनस में आ जाएगा तो आपको एकदम से फील नहीं आएगा कि सर माइनस में से कैसे खर्च किया होगा। तो एक्स का नेगेटिव आना आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप भूल से गलत डायरेक्शन में चल रहे हो और एक्चुअली में ए और बी को कम नहीं बल्कि ज्यादा होना है। तो ज्यादा होना है के लिए रिएक्शन पलटाने की जरूरत ही नहीं है। ये एक्स माइनस का 1/3 यहां रख दीजिए, अपने यहां बढ़ा हुआ आने लगेगा ना। वो माइनस के आगे माइनस का 1/3 लिखोगे तो वही 4/3 ऐसे भी आ गया। तो आप नेगेटिव से सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। एक्स का नेगेटिव में आ जाना का मतलब है आपने एक्चुअली में रिएक्शन को गलत डायरेक्शन से प्रोसीड किया और वो बैकवर्ड जा रही है। लेकिन आपको इसमें कोई एरर नहीं है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू ही रख दीजिए आप तो सारे खाने में सब आंसर सही आएंगे। यहां नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे तो ये 1 प्लस समथिंग ए और बी बढ़कर आएंगे जो बैकवर्ड जाने पे होना चाहिए था। और यहां दिख 1 प्लस आए पर एक्स नेगेटिव रखेंगे तो ये पहले से छोटे आने लगेंगे जो बैकवर्ड जाने पे होना भी चाहिए था। आपसे ए का पूछा गया है, आपकी इक्वेशन में ए लिखा हुआ दिख रहा है 1 माइनस एक्स और उस एक्स को आप माइनस का 1/3 रखेंगे तो भी सेम ही आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मली हम इस क्वेश्चन को बिना क्यू के ही कर रहे होते हैं, अभी जस्ट क्यू पढ़ाया गया था इसलिए उसमें क्यू का यूज दिखा दिया। अदरवाइज ये क्वेश्चन पहले ही कहीं हो चुका होता है और आप इसको नॉर्मल मेथड से करके जब एक्स नेगेटिव आता है तो उसमें क्या एरर हो रही है वो अपने को समझाने में ये टॉपिक काम आ जाता है। अगर मैं नॉर्मल रूट से चलता, नॉर्मल क्वेश्चन में मेरा एक्स 1/2 1/3 1/4 आता, समथिंग पॉजिटिव इनिशियल से छोटा, क्योंकि मैं अगर कुछ 5 मोल लेके चला हूं तो मैं 1 मोल आधा मोल 2 मोल ऐसे खर्च कर सकता हूं। उसमें से 1 मोल लेके चले -1/3 मोल खर्च हो गए, मेक्स नो सेंस। तो वो नेगेटिव वैल्यू एक्स की कभी भी आएगी, उसका मतलब यही होगा अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है। गलत कैलकुलेशन करके तो नेगेटिव कभी भी आ सकता है। अगर सब कुछ सही किया है और एक्स नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स आपने t = 0 पे ही रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन से डील कर लिया है। और इसका सबसे बड़ा हिंट क्या है, बैकवर्ड जाने की सिचुएशन
आ ही तब सकती है जब t बराबर 0 पर ए के खाने में, बी के खाने में, सी के खाने में, डी के खाने में, सब में कुछ ना कुछ लिखा हो। अगर ये क्वेश्चन वो वाला हुआ 1 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट इज इनिशियली टेकन, तो 1100 को तो कोई भी माइकल लाल बैकवर्ड नहीं ले जा सकता, वो तो फॉरवर्ड ही जाएगी ना। आपकी रिएक्शन में 1111 से कहानी चालू हुई है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ से जाना पॉसिबल था। ऑल सच क्वेश्चन जिसमें आप प्रोडक्ट 0 पे चालू करते हो वो तो हमेशा फॉरवर्ड से ही इक्विलिब्रियम जाएगा, उसमें बैकवर्ड जाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक आर्टिकल है जिसमें थर्मो और केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉम्बिनेशन है। इसके क्वेश्चन या फॉर्मूला थर्मो में भी लिख सकते हैं, यहां पे भी हो सकता है मॉड्यूल में, या किसी जगह पे क्वेश्चन हो तो यहां पे भी पढ़ ले रहे हैं। डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज, डेल्टा जी पे नॉट सिंबल बना हुआ है, दैट इज स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपस में रिलेशन। जब हम थर्मो चैप्टर पढ़ते हैं तो आप हर एक डेल्टा वाला सिंबल दो दो तरीके का पढ़ोगे, एक सिंपल वाला, एक नॉट वाला। डेल्टा जी भी होगा, डेल्टा जी नॉट भी होगा, डेल्टा एच भी होगा, डेल्टा एच नॉट भी होगा। वैसे जैसे इलेक्ट्रो में ई भी होता है और ई नॉट भी होता है। तो एक फॉर्मूला है थर्मो में जिसमें आप जनरल वैल्यू ऑफ डेल्टा जी और स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट आपस में कोरिलेट बताते हो। फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ये वही Q है जो आपने अभी पढ़ा है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.3 RT log Q। अब हेडिंग में तो लिखा है फॉर्मूला आप बनाना चाह रहे हो डेल्टा जी नॉट एंड K के बीच में, तो फॉर्मूला जो मैंने अभी अगली लाइन में लिखा है इसमें तो K है ही नहीं। आपको अभी इस जनरल फॉर्मूले को एट इक्विलिब्रियम बोल के कन्वर्ट करना है, और इसमें कुछ चीजें एट इक्विलिब्रियम पे एक्स्ट्रा कुछ पुट होंगी, फिर आपका फॉर्मूला बनेगा। इन दोनों में से जो जनरल सिंबल है डेल्टा जी, पीछे आपको थ्योरी में लिखाया भी जा चुका है, थर्मो में पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस डेल्टा जी नेगेटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है। सर ये वाला क्यों नहीं होता? ये वाला 0 हो सकता है बट वेरी रेयरली, क्योंकि अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उसी कंडीशंस में आए जिसको स्टैंडर्ड कंडीशंस बोला जाता है तो फिर वहां डेल्टा जी नॉट भी 0 हो जाएगा। बट सारी दुनिया में अगर 1000 रिवर्सिबल रिएक्शन है तो सारी रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम सेम सेट ऑफ कंडीशंस पे ही आया होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप जनरल कंडीशंस वाले को 0 रखते हो। डेल्टा जी नॉट मोस्टली नॉन 0 होगा इक्विलिब्रियम पे, कभी कभार वो भी 0 हो सकता है। तो पहले ये जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है और इसमें एट इक्विलिब्रियम पे दो बदलाव होते हैं। क्या क्या? एक तो डेल्टा जी 0 हो गया, और क्योंकि Q का फॉर्मूला K के आइडेंटिकल था ही, अब जब एट इक्विलिब्रियम है तो Q और K में कोई अंतर नहीं होगा, Q ही अब K में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया फॉर्मूला? LHS में आपने डेल्टा जी को रख दिया 0, उधर हो गया डेल्टा जी नॉट प्लस 2.3 RT log K। किसी भी एक टर्म को दूसरी साइड ले जाएं तो डेल्टा जी नॉट माइनस का 2.3 RT log K, ये चीज 0 रखी गई होगी, यहां K बन चुका होगा, इस टर्म को आपने अपोजिट साइड भेज दिया। डेल्टा जी नॉट माइनस का 2.3 RT log K। मोस्टली आप न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे बेस करेंगे, और वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो डेल्टा जी नॉट पुट कराया जाएगा, फाइंड किया लॉग के पूछा होगा, या फिर के पुट कराया जाएगा तो डेल्टा जी नॉट पूछा जाएगा। मैंने कहा इस फॉर्मूले का मैं न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ फॉर्मूले में ही रुकना चाहता हूं, करेक्ट एक्सप्रेशन इज, लेकिन वहां फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखा हुआ के इक्वल टू वट एवर,
ऐसा फॉर्मूला बनाना है। के बराबर क्या दिखेगा ऐसा फॉर्मूला बनाना है। तो अगर मेरे को के का फॉर्मूला बनाना है तो लॉग के अलावा पहले तो बाकी सारे दूसरी तरफ भेज दूं। तो -2.3 RT इधर अपॉन में दिखता, वो किसका फॉर्मूला बनेगा? लॉग के का। फिर लॉग हटाएं तो एंटी लॉग का मतलब है दूसरी तरफ 10 की पावर बन जाना। तो इसी वाले से के इक्विलिब्रियम कैसा बना हुआ दिखेगा? ये सब जो भी उधर जा चुका है ये 10 की पावर में दिखता। तो 10 टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाय 2.3 RT। उसी फॉर्मूले का एंटी लॉग वर्जन ऐसा दिखेगा। सॉल्विंग इस वाले से ज्यादा आसानी से होगी, बट क्वेश्चन वाले से फॉर्मूला पूछे तो उसी फॉर्मूले का दूसरा डिजाइन ये है। कैसे बना? क्लियर है ना? -2.3 RT उधर चला जाएगा, वो वैल्यू आएगी लॉग के की। लॉग हटाएंगे तो 10 की पावर में दिखता वो सब। मैंने कहा मुझे इसी फॉर्मूले का एक तीसरा डिजाइन बताइए LN फॉर्म में। तो बस 2.3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेचुरल लॉग बन जाएगा। तो इसी का दूसरा डिजाइन है -RT LN के इक्विलिब्रियम। 2.3 गायब कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई होते ही बाकी सब वही है, माइनस वही है, RT वही है, 2.3 अंदर मर्ज हो गया। अब ये नेचुरल लॉग के है। और मैंने कहा अब वापस के का फॉर्मूला बताइए। अब आपने ये चीज अपॉन में भेजी होती और नेचुरल लॉग हटाने पर ई की पावर क्रिएट होती है, तो यहां से के का एक और बन जाएगा ई टू द पावर में। आपको कोई एक भी अगर याद है, मिनिमम में ये एक याद रखना है क्योंकि सॉल्विंग 10 बेस लॉग पे ही होगी न्यूमेरिकल में। इससे आप बाकी सारे खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हो। वापस इसी फॉर्मूले पे आते हैं। मैंने कहा डिटेल्ड न्यूमेरिकल नहीं है और ऑप्शन में केवल डेल्टा जी नॉट देकर के रेंज में पूछा है। एक आएगा, एक से बड़ा आएगा, एक से छोटा आएगा। तो आप इस फॉर्मूले में सब कुछ पुट किए बिना बीच में ही आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का डेल्टा जी नॉट नेगेटिव में दिया आया है, किलो जूल, किलो कैलोरी, छोटा नंबर, बड़ा नंबर, व्हाटएवर, अगर वो नेगेटिव का है तो आप यहां नेगेटिव रखते, नेगेटिव कट जाएंगे तो क्या आएगा? लॉग के पॉजिटिव में आएगा ना। डेल्टा जी नॉट यहां नेगेटिव में रखा, माइनस साइन कट गए तो लॉग के का आंसर पॉजिटिव में आता। का मतलब क्या हुआ? बस वैल्यू बतानी है कि एक या एक से बड़ी, एक से छोटी, कैसी? तो लॉग ऑफ 1 0 होता है और 1 से बड़े नंबर लॉग 2 3 5 10 ऐसा रहा होगा तभी लॉग के का आंसर पॉजिटिव आया होगा। तो इस वाले रिजल्ट का मतलब है कि एक से बड़ा आना है। व्हेन डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव, लॉग के पॉजिटिव या के एक से बड़ा आता है। उल्टा केस, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में पुट हो रहा है तो आप बोलेंगे इधर प्लस का रखने पे प्लस माइनस कैंसिल नहीं हुए होंगे, यानी लॉग के नेगेटिव में बचा रह जाएगा। लॉग के नेगेटिव है, लॉग के नेगेटिव है तो के एक से छोटा आएगा। आप नेगेटिव में कुछ रख के देख लो, जैसे -1 आया होता तो लॉग के -1 आया होता तो के को 10 की पावर -1 ऐसा बोलते हैं ना, और 10 पावर -1 या 1/10 वो 0.1 वैल्यू एक से छोटी है। जब लॉग के नेगेटिव आएगा तो के लेस देन 1 आता है। लॉग ऑफ 1 0 है, 1 से छोटे नंबर के लॉग लिए गए होंगे तो वो वैल्यू नेगेटिव आई होगी। और जैसा मैंने कहा था एट इक्विलिब्रियम एक बंदा तो ऑलवेज 0 है। कौन सा? डेल्टा जी, जनरल वाला। ये वाला कभी कभी 0 हो सकता है। अगर डेल्टा जी नॉट भी 0 हो जाए, डेल्टा जी तो है ही है, ये वाला भी 0 हो जाए तो क्या बोलेंगे आप? 0 रखते ही क्या होगा? लॉग के इज 0। और कब आया होगा 0? जब के इक्वल टू 1 आया होगा। जब तक आपकी रिएक्शन के केपी केसी 1 से बड़े या छोटे हैं
उसका मतलब है वहां सिर्फ डेल्टा जी 0 है, डेल्टा जी नॉट नहीं। केवल और केवल अगर किसी रिएक्शन का केपीकेसी 1 आ रहा है तो उसका मतलब क्या क्या है, डेल्टा जी भी 0 है उस समय और डेल्टा जी नॉट भी 0 है। डेल्टा जी तो हर बार 0 था ही था, के 1 आने का मतलब है डेल्टा जी नॉट भी 0 है। अगर उस फॉर्मूले पे प्रॉपर पूरा न्यूमेरिकल करना पड़ेगा तो अगर मैंने के सॉल्व कराना है डेल्टा जी नॉट पुट करके, तो जिस फॉर्मूले में भी कभी आर आ जाता है तो सबसे बड़ा समस्या यही है आर कौन सा रखना है। तो आप एक्सपेक्ट करिए, मुझे बताइए कि डेल्टा जी नॉट जो एलएचएस में पुट होना है उसकी यूनिट कैसी दी हुई आ रही होंगी। अगर उसका नाम है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, यही नाम है ना, डेल्टा जी नॉट का नाम है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। तो एनर्जी नाम में ही आ रहा है ना उसके, यानी इसकी यूनिट एनर्जी वाली जूल किलो जूल कैलोरी किलो कैलोरी ऐसी ही होंगी और आपको उसी के अकॉर्डिंग आर रखना है, यानी कौन सा नहीं, 1/12 अप्रोक्स वाला जो है 0.0821 वाला वो यहाँ काम में नहीं आएगा, आइदर 8.3 वाला या 2 कैलोरी वाला। आर यही वाले यहाँ पे यूज में आएंगे। किलो जूल किलो कैलोरी के अगर डेल्टा जी नॉट हुए आप पहले उन्हें इंटू 1000 नॉर्मल जूल कैलोरी में बदल लेंगे और आर भी राइट साइड पे मैचिंग यूनिट वाला ही रखा जाएगा। इस चीज में एक कंसेप्चुअल, कहीं लिखाने वाली बात नहीं है, सिर्फ समझाने वाली बात है। मान लीजिए मेरे को किसी रिएक्शन का केपी निकालना है, किसी रिएक्शन का केपी निकालना है और डेल्टा जी नॉट यहां दिया गया, या वाइस वर्सा केपी दिया है मैं यहां पुट करना चाहता हूं और डेल्टा जी नॉट पूछा है। सपोज करिए वो रिएक्शन ऐसी थी A बराबर 2B, तो आपने इसका केपी प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ ए ऐसा लिखा होगा। अब अगर ये मैंने बोला 10 की पावर 5 इस केपी की वैल्यू दी हुई आई, तो हम पीछे एक बात लिख चुके हैं कि यूनिट्स ऑफ केपी एन केसी डेल्टा एन जी के टर्म्स में लिखते हैं। तो यहाँ एटीएम स्क्वायर, एटीएम पावर 1, एक एक एटीएम कट के ये एटीएम सिंगल पावर, डेल्टा एन जी इज 1, तो एटीएम पावर 1 में केपी आया होगा। अब कभी आप मैथ्स वाले किसी टीचर से ये पूछेंगे कि साहब हम किसी चीज का जब लॉग निकालते हैं तो लॉग एक्स में एक्स क्या चीज हो सकती है, तो वो ये बोलेंगे कि नंबर्स के लॉग निकल दें, यूनिट्स के नहीं। लॉग एक्स में एक्स क्या पुट हो सकता है, तो क्या बोलना है 1, 2, 5, 10, 20, 100, 50 ये रखा जा सकता है। 50 किलोमीटर का कोई लॉग नहीं होता, 50 का लॉग होता है। तो आपका आंसर तो 10 पावर 5 एटीएम आया है, मुझे ये 10 पावर 5 ही यहां रखना है, लेकिन एटीएम के लिए मेरी कोई जगह फॉर्मूले में नहीं है। तो या तो हम बिल्कुल बंद दिमाग पे चले, अपने को दिमाग लगाना ही नहीं था, साहब जो नंबर केपी का दिखा मैंने केपी यहां पुट कर दिया, बात खत्म, सही आ रहा है सब। लेकिन कोई फेस टू फेस आपसे वाइवा में ये पूछने लगे कि भाई साहब आपका ये 10 पावर 5 एटीएम आया है, एटीएम कहां गया, तो आपको बोलना है साहब लॉग में तो 10 की पावर 5 ही पुट होगा, एटीएम का तो कोई काम नहीं है। लेकिन पुट तो वहां के ही हुआ है ना, और आपके केपी के नाम में तो एटीएम आ रहा था। तो मुझे कुछ ऐसा थ्योरी समझनी है जिससे मेरा नंबर भी यही का यही रह जाए और ये एटीएम से पीछा छूट जाए, मेरा नंबर भी यही का यही रह जाए और एटीएम से पीछा भी छूट जाए। तो कहानी बनी जनरल वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज, और कंसंट्रेशन की स्टैंडर्ड वैल्यू थर्मो इलेक्ट्रो में आप पढ़ेंगे 1 मोलर। कंसंट्रेशन में 1 मोलैरिटी होने को स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन बोलते हैं। ऐसे ही प्रेशर में 1 बार
एटीएम से अप्रोक्सीम पे मान लेते हैं 1 बार वो स्टैंडर्ड वैल्यू है प्रेशर की। अब क्या किया जाए कि ये नंबर 10 की पावर 5 वैसा ही रहे पर ये एटीएम गुलगुलू हो जाए। तो मैंने बोला हर एक वैल्यू जो आप केपी या केसी में पुट करते हो वो उसकी जनरल वैल्यू है, क्योंकि 0.2 एटीएम 0.5 एटीएम ये सब 1 एटीएम 1 बार वाले से इधर उधर चल रहे हैं। तो आप सम जनरल प्रेशर को पुट कर रहे हैं और आपको हर जनरल वैल्यू को मन में कंपेयर करना है रिलेटिव टू किससे, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू से। आपने बोला किसी का प्रेशर 5 है इन एटीएम और बार वॉटेवर, तो आपको क्या बोलना है 5 एटीएम या बार है जब स्टैंडर्ड वाला एक बार होता था। तो रिलेटिव में अगर आपने रेशियो में क्या लिख दिया 5 के साथ डिवाइड में 1 तो नंबर तो 5 का 5 ही रह गया ना, लेकिन 5 एटीएम डिवाइड बाय 1 एटीएम लिखने पे एटीएम तो कट गया। तो आपने अपने फॉर्मूले को यूनिटलेस बनाने के लिए इस आर्टिकल में कैसा सोचा हुआ है दिमाग में कि मैं हर प्रेशर जो पुट करूंगा उसको उसके स्टैंडर्ड वैल्यू 1 बार 1 एटीएम से डिवाइड करता हुआ चल रहा हूं। ऐसी अगर केसी होता तो हर एक की मोलैरिटी जो 0.5 0.2 जो आप पुट कर रहे हो वो सब अपने अपने 1 मोलर स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड चल रही है। ऐसा करने में क्या होगा कि आपको एक यूनिटलेस नंबर की तरह मिल जाएगा जिसको आप एज इट इज यूज कर सकते थे। ऑफ कोर्स ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका मेरे को न्यूमेरिकल में कुछ यूज नहीं है, आपको तो जो के आएगा दिया हुआ वो पक्का पकाया वहां रखना है। लेकिन अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि आप लॉग में यूनिट रखते हैं क्या, तो जवाब है नहीं। तो यूनिट से पीछा कैसे छुड़ाया गया उसकी रीजनिंग ये है, डिवाइड ऑल प्रेशर्स बाय स्टैंडर्ड प्रेशर 1 डिवाइड ऑल कंसंट्रेशन बाय स्टैंडर्ड वैल्यू 1, तो वो मोलर बार एटीएम जो है वो कट जाएगा, नंबर विल रिमेन द सेम। ठीक है। थर्मो का कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें डेल्टा जी के साथ डेल्टा एच डेल्टा एस आते हैं, याद है क्या? क्या है वो? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ना ये। अगर मैं ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड कंडीशन में लगाऊं तो सब जगह पे नॉट नॉट बना दूंगा, बस डेल्टा जी नॉट बराबर है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये है थर्मो का एक फॉर्मूला जिसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज वाला और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज वाला टर्म्स हमें डेल्टा जी के साथ कनेक्टेड दिखते हैं। ये फॉर्मूला यहां लिखने का पर्पस क्या है, आपको मॉड्यूल में कहीं बिगिनर बॉक्स में एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एक ग्राफ बना हुआ है और उस ग्राफ में शेप ऑफ ग्राफ देख के स्लोप ऑफ लाइन पॉजिटिव नेगेटिव देख के आपको रिएक्शन का एंडो या एक्सोथर्मिक नेचर बताना है। अब क्या हो रहा है, एक फॉर्मूला वो लिखा है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, एक ये है फॉर्मूला। अगर दोनों ही डेल्टा जी नॉट है तो दोनों को आमने सामने बराबर रख सकता हूं, तो मैंने इसकी जगह वो वाला फॉर्मूला भी रख दिया माइनस 2.3 RT लॉग, ये भी डेल्टा जी नॉट है, इक्वल टू ये ऐसे का ऐसा लिख दिया। और मैं आपसे एक ग्राफ लॉग के और 1 टेम्परेचर के बीच बनवाना चाहता हूं, काइंड ऑफ जैसा आर्हेनियस इक्वेशन में केमिकल काइनेटिक्स में भी दिखेगा आपको, लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के 1 के साथ स्ट्रेट लाइन बना था। तो आई वांट अ ग्राफ जिसमें वाई एक्सिस पे मुझे लॉग के दिखना है और टेम्परेचर का रेसिप्रोकल टी इनवर्स वो मुझे एक्स एक्सिस पे दिखना है। देख पा रहे हैं? अगर मैंने डेल्टा जी नॉट का वो पुराना फॉर्मूला भी यहां लिख दिया और ये वाला फॉर्मूला भी यहां लिख दिया और दोनों डेल्टा जी नॉट है बोल के आमने सामने बराबर कर दिया, आई वांट लॉग के टू बी वाई, ये रहा लॉग के। इसको वाई साइड पे अकेला दिखाने के लिए मुझे 2.3 RT और माइनस ये पूरे को दूसरी तरफ ले जाना है, ये यहां और यहां मैंने कहा इतने हिस्से को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड में लिख देना है। ये पोर्शन नेक्स्ट स्टेज में इन दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड में लिखा जाएगा, अलग अलग ही लिखा जाएगा ना। तो अब क्या बन गया इक्वेशन बताइए, इधर रह गया लॉग के, इस वाले पहले टर्म में कुछ भी कटापिटी नहीं हुई, माइनस बच गया, डेल्टा एच नॉट बच गया,
2.3 RT सब बच गया। अगले वाले टर्म में माइनस कट जाएंगे और टी कट जाएंगे, यानी प्लस डेल्टा एस नॉट 2.303 आर। ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बिगनर बॉक्स में इस पर बेस क्वेश्चन है। अगर यहां y एक्सिस पे k का लॉग नहीं ln k प्लॉट करना हो तो भी ये डिजाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी ही रहेगा। अगर आपने थ्रू आउट 2.3 मल्टीप्लाई किया होता तो ये ln के इक्विलिब्रियम बन जाता, यहां से 2.3 कट जाते, ये डिजाइन तब भी वैसा ही रहेगा। कौन सा ग्राफ सही है? फर्स्ट वाला, क्योंकि 1 अपॉन टेम्परेचर को अगर एक्स एक्सिस मान रहे हैं तो बचे हुए चीज को ही तो सर स्लोप लिखेंगे। तो आपने स्लोप लिखा माइनस का डेल्टा एच नॉट बाई 2.3 आर, 1/t को छोड़कर जो दिख रहा है वो सब आपने स्लोप में लिखा हुआ है। और इंटरसेप्ट वो अगला वाला टर्म है डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर। और क्वेश्चन में सीखने की बात यह है कि आपके वो दोनों ग्राफ सही ही हैं। ग्राफ तो वो खुद बना के देगा और आपसे ऑप्शन में पूछेगा डेल्टा एच 0 है, प्लस है, माइनस है, अनप्रेडिक्टेबल, और आप शेप ऑफ लाइन नेगेटिव पॉजिटिव देखकर ही एंडो एक्सोथर्मिक गेस करोगे, क्योंकि आपके स्लोप में बाहर तो नेगेटिव चमक रहा है पर आगे जो डेल्टा एच नॉट है वो तो खुद दोनों साइन का हो सकता है ना। अब अगर मैंने बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन तो डेल्टा एच जब प्लस में होगा तो ये नेगेटिव बचा रह जाएगा, वो है ये डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव तो स्लोप आएगी नेगेटिव। और डेल्टा एच नॉट नेगेटिव अगर हुआ तो यहां डेल्टा एच नॉट नेगेटिव माइनस माइनस होकर तो स्लोप पॉजिटिव वाला दिखेगा। और एक्चुअली में ये ग्राफ 2 नहीं बल्कि 4 बन सकते हैं। बने हुए मोस्ट बुक्स में 2 ही दिखाए जाते हैं, बनने को ये 4 बन सकते हैं, क्योंकि अभी अगर ये खेल आपने डेल्टा एच में करा है माइनस प्लस का तो वो जो इंटरसेप्ट बच रहा है उसमें भी एंट्रोपी चेंज डेल्टा एच कभी प्लस का भी और माइनस का भी हो सकता है, यानी कि इंटरसेप्ट में भी नेगेटिव साइड से इंटरसेप्ट बना के दिखाया जा सकता था। इन जनरल वो वाला नहीं दिखाते, एंडो एक्सो का क्वेश्चन इसमें बन जाता है। लेकिन थ्योरेटिकली पॉसिबल 2 और ग्राफ भी हो सकते हैं जिसमें इंटरसेप्ट का फर्क करा जा रहा हो।
क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में रिएक्शंस कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो प्रोमिनेंटली वो दो वाले ड्रॉ करके दिखाए जाते हैं। जब आपने वांट ऑफ इक्वेशन लिखी थी तो उसमें भी तीन रिजल्ट थे, डेल्टा एच प्लस भी था, माइनस भी था, एक डेल्टा एच जीरो वाला भी लिखाया था। यहाँ पे भी जीरो वाली पॉसिबिलिटी इन अ रेयर केस हो सकती है। अगर डेल्टा एच नॉट जीरो है तो डेल्टा एच नॉट अगर जीरो ही आ जाए, ना माइनस ना प्लस, जीरो ही आ जाए, तो फिर सीधी सीधी पैरेलल टू 1/t एक्सिस वाली लाइन भी बन सकती है, बिकॉज प्रैक्टिकली रिएक्शंस आर आइदर एंडो और एक्सो। ये वाले दो अलग से ड्रॉ करके दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको, अच्छा, अपन ने जो रिजल्ट पढ़ा था वो तो ये था कि एंडो के रिजल्ट में था कि इक्विलिब्रियम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो सर अपनी तो एंडो में नेगेटिव स्लोप आ रही है, वहां बात आपने टेम्परेचर के साथ करी है, बट यहां 1/t प्लॉटेड है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। रिजल्ट वो अपनी जगह ट्रू है, ये भी अपनी जगह ट्रू है। डेल्टा जी नॉट किलो कैलोरी में दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको बेसिकली के इक्विलिब्रियम निकालना है। जो भी के इक्विलिब्रियम का आंसर आएगा उसे उस दी हुई वैल्यू के साथ इक्वेट कर देंगे, एक्स आ जाएगा। मॉड्यूल हो चुका ना अपने यहाँ सॉल्यूशन का? आधे लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। K1 आ रहा है कि X1 आ रहा है? डेल्टा जी नॉट -2.3 RT log K। डेल्टा जी नॉट में रखा -4.606 किलो कैलोरी को 10⁻³ करके कैलोरी में बदला। ये है -2.303, कैलोरी में आर रखा 2, टेम्परेचर 500 और लॉग के बच रहा है। तो ये आपके पास 2 और 500 तो इस 10⁻³ 1000 से कट गए, माइनस साइन भी कट जाएगा। 4.606 से 2.303 दो बार कटना है, तो लॉग के का आंसर 2 और एंटी लॉग पे के का आंसर 10⁻² आएगा। अब अगर ये ऑलरेडी 10⁻² ही है, इसे x इंटू 10⁻² गिवन वाले के बराबर रखेंगे तो x का मतलब 1 ही निकलेगा।
केमिकल इक्विलिब्रियम में तो ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम जरूर हो सकता है और हम कुछ बोल नहीं पाएंगे कि ये तो था ही नहीं सिलेबस में, ये कैसे पूछ लिया। रीजन इज सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है सिलेबस में, और उसमें वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला एम नॉर्मल और एम एब नॉर्मल वाला पढ़े हैं। ये जो यहाँ पे सिंबल है ये वही सिंबल है जो एम के फॉर्मूले में एम टी करके लिखा हुआ है सिंबल, यही है जो आप सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में नॉर्मल बोल रहे थे, उसी को यहाँ थ्योरेटिकल बोला गया है। और ओ फॉर ऑब्जर्व्ड ये वही है जो वहां एब नॉर्मल बोला गया था। तो इवन इफ मैं यहाँ उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिख रहा हूं, मैं अगर इसको वहां वाले तरीके से पढ़ाता तो आपने पहले आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा या 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू एल्फा, तो एल्फा के थ्रू आप आई तक पहुंच गए होते और आई से फिर एम एब नॉर्मल नॉर्मल वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हीं दोनों फॉर्मूलों को रीअरेंज करके ही फॉर्मूला बना है। और एल्फा निकालने का तरीका इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास, यूजुअली वेपर डेंसिटी बोलते हैं जिसको हम यहाँ डी दिखा रहे हैं, और वेपर डेंसिटी का शॉर्ट अभी आपको जो याद रखना है वो है m/2 को वेपर डेंसिटी बोलते हैं, किसी भी चीज का जो फॉर्मूले का टोटल है उसके आधे को। एक्चुअल में वेपर डेंसिटी क्या होती है वो मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे। आपके लिए किसी नंबर का, किसी कंपाउंड का जो टोटल है, लेट्स सपोज ग्लूकोज 180 टोटल आता है तो बाई 2 90 आप उसकी वेपर डेंसिटी बोलेंगे। तो ये डी फॉर डेंसिटी वाला सिंबल नहीं है, वेपर डेंसिटी है जो एम के आधे से आएगी। तो अगर आप फॉर्मूले को रेशियो में देखेंगे तो जो डी में बनेगा फॉर्मूला, क्योंकि डी m/2 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 है, हर जगह m/2 m/2 करके लिखते जाएंगे तो अपॉन 2 कॉमन आके कट जाएगा और वो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट्स में भी उसी डिजाइन का दिखेगा। तो वो DTDO फॉर्म में या MTMO फॉर्म में डिजाइन दोनों का सिमिलर है। आपको फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले में कौन सा पैरामीटर किस तरह से पुट होना है वो काफी हद तक अपने को क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन हो पाएगा। पहले वेपर डेंसिटी में अगर मैं नाम लूं तो ये जो DT सिंबल लिखा हुआ है, इसी को किसी और बुक में कैपिटल डी भी लिखा आ सकता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू n माइनस 1, ऐसा भी दिख सकता है आपको फॉर्मूला। तो सिंबल की बात कर रहे हैं, DT या कैपिटल डी जिसको लिखा जाता है, ये है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। इसी तरीके से MT जो सिंबल लिखा गया है ये है थ्योरेटिकल मोलर मास, ये है थ्योरेटिकल मोलर मास। अभी पहले हम हर एक के सिर्फ नाम बता रहे हैं। इस फॉर्मूले में DT या कैपिटल D और उसी का M वाला MT, ये T फॉर थ्योरेटिकल वर्ड्स है। इसी तरीके से मैं दूसरे नामों पे आया, OO वाले जो नाम आ रहे हैं, तो DO जिसको केवल स्मॉल d भी लिखा आ सकता है, ये है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। और इसी तरह से MO जो है वो है ऑब्जर्व्ड मोलर मास। एक एक्सट्रीमली सिंपल फॉर्मूले को नामों या सिंबल से कंफ्यूजिंग क्रिएट कर दिया गया है। इन सारे नामों का एक्चुअल मतलब क्या है? आपने अपने चैप्टर में सबसे ज्यादा बार जो स्टेप किया इन न्यूमेरिकल्स वो अभी तक क्या है? T बराबर 0 एट इक्विलिब्रियम, T बराबर 0 एट इक्विलिब्रियम, यही तो बार बार हो रहा था। तो आपको नाम में कंफ्यूज करा गया है। ये दोनों वही नाम है जो आप हर क्वेश्चन में यूज कर रहे थे। जो पहली इक्वेशन थी क्या थी? T बराबर 0, वो T बराबर 0 या इनिशियल जिसको आप बोलते, उसी का नाम थ्योरेटिकल है। यहां जो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, आप नाम काट के हर जगह थ्योरेटिकल किए गए, इनिशियल लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थ्योरेटिकल जिसको कहा गया है वही इनिशियल है। T बराबर 0 पे आप जो चीज
समझते हो उसी को यहां थ्योरेटिकल बोला है। उसके बाद अगर आपने किसी जगह 5 0 0 ऐसा t बराबर 0 पे लिखा है तो अगली बार आप 5 माइनस एक्स 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 ऐसा कुछ लिखते। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन इक्विलिब्रियम पर देख रहे हैं, उस इक्विलिब्रियम वाली का ही नाम यहां ऑब्जर्व्ड रखा गया है। उस इक्विलिब्रियम वाली का ही नाम यहां ऑब्जर्व्ड रखा गया है। तो एक तो आगे जाके ये समझना है कि थ्योरेटिकल इज सेम एज इनिशियल, ऑब्जर्व्ड इज सेम एज एट इक्विलिब्रियम, ये आपको याद करना है। दूसरी बात, पहले फॉर्मूले m वाले पे चलते हैं, क्योंकि अगर m वो चीज है जो जनरली हम ऐड करके खुद पुट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि m तो दोनों पुट हो ही जाएंगे आराम से। अगर ये रिएक्शन ऐसी लिखी हुई आती, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, आप वांट ऑफ फैक्टर के नोट्स में भी देखेंगे तो वहां जब I को m नॉर्मल बाय m एबनॉर्मल लिखाया गया है तो नॉर्मल वाले पे तो एरो बना के लिखा हुआ है obtained by adding atomic masses in the formula। जो आप ऐड करके खुद लाते हो कि यूरिया का 60 है, ग्लूकोज का 180 है, NaCl का 58.5 है, उसको आप m नॉर्मल बोलते हो उस फॉर्मूले में। यहां पे भी मैं जब t बराबर 0 पे चला तो मैंने अगर इसको 5 लिखा और इन दोनों को 0, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनिशियली मेरे पास PCl5 है और ये दोनों लोग नहीं है, यही तो कहना चाह रहा हूं। अब अगर बर्तन में, बीकर में, वेसल में शुरू में PCl5 अकेला है तो उसमें P और Cl के एटॉमिक मास में दे देता तो PCl5 का टोटल तो आप ला सकते हो ना खुद। तो PCl5 जब सिंगल कंपाउंड है और वो अकेला प्रेजेंट है शुरू में, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट का ही नाम m थ्योरेटिकल है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला, मैं यही लिखाऊंगा आगे, थ्योरेटिकल स्टैंड्स फॉर इनिशियल। और जब आप रिएक्शन देखेंगे तो इनिशियल आपको एक ही बंदा दिखेगा इस आर्टिकल में, सिंगल रिएक्टेंट, उसके अलावा बाकी सब 0 पे चालू हो रहे होंगे। और उस सिंगल रिएक्टेंट का जो नाम है उसके फॉर्मूले से जोड़कर आप m थ्योरेटिकल खुद से पुट कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? जब आप m पुट कर देंगे तो उसका ही आधा करके आप d थ्योरेटिकल भी पुट कर सकते हैं। PCl5 का टोटल 208.5 आता है, तो 208.5 जो टोटल है वो कहां पुट होगा? m थ्योरेटिकल में। उसका आधा करने पे 104 पॉइंट समथिंग जो आएगा वही पुट होगा d थ्योरेटिकल में। समझ में आया? तो इस फॉर्मूले में mt dt कहां जाके पुट होंगे? तुरंत आप क्वेश्चन की दी हुई रिएक्शन के LHS पे लपको, LHS में जो रिएक्टेंट दिखे उसके फॉर्मूले का टोटल जोड़ लीजिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट ही क्या कहलाएगा? m थ्योरेटिकल। उसी के आधे को क्या बोलेंगे? d थ्योरेटिकल। अब जितना काम ये वाला आसान है उतना ही अगला वाला भारी है। d ऑब्जर्व्ड या m ऑब्जर्व्ड आप नहीं ढूंढ के ला सकते, क्योंकि जब मैं ये लिखा दूंगा कि ऑब्जर्व्ड का मतलब ही एट इक्विलिब्रियम है, तो आप देखिए एट इक्विलिब्रियम आप क्या बोल रहे हो? आप एट इक्विलिब्रियम PCl5 खत्म भी नहीं कर रहे हो, वो भी बच रहा है, और PCl3 और Cl2 बन भी चुके हैं। तो अब इक्विलिब्रियम पे बर्तन में इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपाउंड, वो एक कंपाउंड नहीं रहा। और मॉलिक्यूलर वेट एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है कि तीनों के आपस में जोड़ लें। क्या करना पड़ेगा अपने को? मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व क्वेश्चन वाले को बताना ही पड़ेगा, और उस वाले अगर उसने बता दिया तो अपॉन टू करके आप डी ऑब्जर्व डायरेक्टली लिख सकते हो। वाई वी कैन नॉट सॉल्व एम ऑब्जर्व डायरेक्टली? बिकॉज इट इज फॉर अ मिक्सचर। वाई वी कैन सॉल्व एम टी डायरेक्टली? क्योंकि इट इज फॉर अ सिंगल कंपाउंड। एम थ्योरेटिकल आप ला सकते हैं, एम ऑब्जर्व उसी को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन दो ही बनेंगे यहाँ, क्या? एम ऑब्जर्व वो बता दे तो वो क्या पूछ रहा होगा? अल्फा निकालो, या वो अल्फा बता रहा होगा तो एम ऑब्जर्व्ड आपसे पूछ रहा होगा। एम और डी में से एक ढूंढ लिया तो दूसरा आ जाएगा। क्लियर है? क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, अभी टॉपिक तो खत्म होगा। मतलब 1 घंटा 25 मिनट मास्टर पढ़ा नहीं सकता लगातार। क्या दिमाग में नहीं घुस रहा? वो तो वैसे भी नहीं घुस रहा दिमाग में।
रोज 10-10 20-20 मिनट पहले छुटने के मजे लेना चाहते तुम तो। अरे कल भाग गए थे तुम 15 मिनट पहले, मेरे उधर के 15 मिनट और सड़ाए हैं तुमने। और क्या, उसके बाद वो कौन सा पढ़ के दिए वहां, वो घुस घुस के टाटा टाटा। चुपचाप नहीं निकल के जा सकते थे, उनको और मिर्ची लगा के गए हो तुम। आज उनसे टाटा टाटा करवाऊंगा तुम्हारे। आज वो करेंगे टाटा टाटा, रुको। मेरा नहीं आ रहा है, तुम्हारे चाचा का आ रहा है भैया। लिखो बस, इस पे 3 क्वेश्चन और करने हैं। चले घर।